बहुत वेलकम। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रमोद जी। आपकी वजह से आज मैं इतने बड़े संगठन के साथ जुड़ चुकी हूँ और मेरे 33 साल के एक्सपीरियंस का जो ज्ञान मैं आज सबके साथ बांटना चाहूंगी। और ये मेरा भाग्य है कि मैं इतने लोगों के साथ आज जुड़ चुकी हूँ। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। मैं मनीषा महाजन जी के विषय में अगर आपको बताऊं तो आप महाराष्ट्र में आपने लगभग 33 वर्षों तक सेवाएं दी हैं। डायबिटीज एजुकेटर का आपका डिप्लोमा है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज से आपने डिप्लोमा किया है। आप एक ट्रेन ने लगभग मनोरोग विभाग में, ओपीडीज में करने का आपका अनुभव है और लगातार पिछले 20 वर्ष के लिए लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज वास्तविकता में है क्या। भारत दुनिया में 5वें स्थान डायबिटीज के पेशेंट हैं और मैं समझता हूं कि लगभग हर दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी को डायबिटीज आजकल है। और होता है, इसके कितने प्रकार हैं और क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, क्या वो चीजें हैं जिनको खाने से हम डायबिटीज से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा चेंज होना चाहिए। तो आज मनीषा महाजन जी का जो अनुभव है उसको हम जानेंगे और जैसा कि हमारी परंपरा है कि कार्यक्रम के अंत में हम प्रश्न को आमंत्रित करते हैं। तो प्यारे साथियों, लगातार बने रहिए और जो भी साथी डायबिटीज से ग्रसित है, मैं निवेदन करूंगा कि जरूर इस मंच के साथ आप जोड़ें ताकि भारत को हम लोग स्वस्थ बना सकें और जो करोड़ों रुपए की विदेशों से आयात करते हैं उसको रोक लगाई जा सके। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी देश सेवा होगी। तो आइए आज को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस वर्चुअल प्ले और माइक ओवर टू यू मैम। थैंक यू डॉक्टर प्रमोद जी। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, हमारे यहाँ ये शब्द बहुत प्रचलित है और बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ भी हैं। हर एक घर में कोई ना कोई इस व्यथा से पीड़ित है। इसके लिए जहां पर लोगों को पता है कि डायबिटीज क्या है, यह एक शुगर की बीमारी है, इतना तो हर कोई इंसान को पता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जो छोटी छोटी बातें हैं जो डायबिटीज पे असर करती है, उनका पता नहीं होता है। और मैं आज चाहूंगी कि ये सारी बातें आज खुल के हम एक साथ बात करेंगे। मैं कोई लेक्चर या इस तरह से नहीं, मैं हर किसी को एक आम भाषा में, सरल और सहज भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि वो अपने लाइफ में उन बातों को आत्मसात करके, अमल करके अपनी लाइफ इजी बना ले। कहा जाता है कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। डायबिटीज साइलेंट किलर नहीं है। डायबिटीज अगर आप मानो और जानो तो बहुत इजी है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम इस पे ठीक से, अगर हम लोग इसको कंट्रोल करें तो ये बहुत इजी है, हमारी लाइफ भी बहुत इजी है और हम खुशी खुशी से इस व्यथा के साथ हम लोग जी सकते हैं। तो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज यानी कि हमारे खून में ग्लूकोज का बढ़ जाना, यानी कि शर्करा का बढ़ जाना। अगर इसको संज्ञा में कहा जाए तो कार्बो इसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि चयापचय संस्था में बिगाड़ हो जाता है। क्या होता है, हमारे शरीर में जो स्वादुपिंड नाम की ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि हार्मोन्स रिलीज करती है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन का काम होता है शुगर, ब्लड में जो शुगर बढ़ी हुई जाती है उसको कंट्रोल करना, या शुगर जो जिस भी मात्रा में है उसको कंट्रोल करना, ये इंसुलिन का काम होता है। लेकिन जब इसमें बिगाड़ आ जाता है, ये दोनों काम ठीक से नहीं करते हैं, तो खून में
शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए स्तर को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। अगर हिंदी में कहा जाए तो मधुमेह। मधु यानी कि मीठा, मेह, मेह का मतलब होता है उब जाना, यानी कि हमारा शरीर उस मीठे से उब जाता है, इसके लिए हम मीठे से परहेज करते हैं। और अगर हम ग्रीक वर्ड में इसका मतलब ढूंढेंगे डायबिटीज का, तो उसका मतलब होता है पासिंग थ्रू, यानी कि उस दौर से गुजरना। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती। ये अगर ठीक नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इसको बखूबी कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने मुताबिक अच्छा से खाना खाकर भी हम लोग इसके साथ जी सकते हैं। ये नहीं कि हमें परहेज करना है तो हमने खाना पीना सब कुछ छोड़ देना है, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। हम लोग केवल नाम से डर जाते हैं, और ये नाम के डर की वजह से हम खुद को बहुत सिकुड़ लेते हैं कि अब मैं ये नहीं खा सकता हूँ तो मैं कैसे जी सकता हूँ, मैं मीठा नहीं खाऊंगा मैं कैसे ये करूंगा। तो ये डर के मारे क्या होता है, हम जो चीजें करनी है वो भूल जाते हैं, जो नहीं करनी है वो करते रहते हैं। मैं और सरल भाषा में आपको डायबिटीज समझाती हूँ। पैंक्रियास से जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इंसुलिन नाम होता है, वो इंसुलिन बीटा सेल, पैंक्रियाज में बीटा सेल के थ्रू इंसुलिन रिलीज होता है, और वो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें जो रिसेप्टर होता है उनसे जाके मिलता है। वही रिसेप्टर का काम क्या होता है, रिसेप्टर सेल में जो रिसेप्टर होते हैं, बॉडी के सेल जो होते हैं उनमें जो रिसेप्टर होते हैं उनमें ये हार्मोन जाके मिल जाता है, या कह लो कि उनके ऊपर चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है, रिसेप्टर के जो सेल के जो रिसेप्टर होते हैं वो खुल जाते हैं, और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज रहता है वो उनके अंदर घुल जाता है। और वो जो रिसेप्टर से सेल के अंदर जो घुल जाता है ग्लूकोज, तो उस तरह से हमारे शरीर में ब्लड, खून में जो ग्लूकोज का स्तर होता है वो कंट्रोल होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे व्यंजन में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा रहता है। कार्बोहाइड्रेट बाद में स्टार्च में कन्वर्ट होता है, और स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले ये समझ लेंगे कि डायबिटीज कितने तरह के होते हैं, फिर हम ये समझ लेंगे कि किस तरह से हमें कंट्रोल करना है, क्या करना है और कैसे करना है। डायबिटीज 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है डायबिटीज टाइप 1। टाइप 1 में ये होता है कि इनके शरीर में हार्मोन्स, या फिर इनको शरीर में जो इंसुलिन है वो तैयार होता ही नहीं है, किसी कारणवश उनके शरीर में इंसुलिन तैयार नहीं होता है। अगर इंसुलिन तैयार नहीं होता है तो ग्लूकोज पे ऊपर कंट्रोल कैसे होगा, तो उसके ऊपर कंट्रोल होता ही नहीं है, और इसके लिए इसके शरीर में हमेशा के लिए ग्लूकोज का स्तर बढ़ा हुआ रहता है। ये इसके भी बहुत कारण है कि टाइप 1 डायबिटीज क्यों होता है। एक तो जिनको बहुत दिनों से डायबिटीज है, जो अपना डायबिटीज ठीक से कवर अप नहीं कर रहे, खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर अपनी दवाई ठीक से नहीं ले रहे, तो क्या होता है, जो इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होती है या फिर जो होता है, तो उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, और उसके ऊपर अगर लोड बढ़ गया तो वापस वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, और इस तरह से फिर उनके शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, और इस तरह से टाइप 2 कभी कभार टाइप 1 में डाइवर्ट होता है। दूसरा होता है ऑटो इम्यूनी डिसीज, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, ये इम्यूनिटी सिस्टम जब बाहर से हमारे ऊपर कोई इन्फेक्शन आ जाता है या कोई हमें बीमारी पकड़ लेती है, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम इसके खिलाफ काम करती है।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज में हमारे सेल पे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अटैक करती है, और फिर क्या होता है, हार्मोन्स की वजह से और इसकी वजह से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और फिर हमें किसी को भी टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। और ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, ये 5% लोगों में होता है, यानी कि 10 में से एक दूसरे को होता है, हर किसी को ये होता नहीं है। तो इससे इतनी भी डरने की बात नहीं, लेकिन जिसको होता है उसको बहुत संभल के रहना पड़ता है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, जो आम लोगों में हर किसी में पाया जाता है, जो आज भारत में कम से कम 10 लोगों में से 8 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज तो दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि हमारी खान पान व्यवस्था बदल चुकी है, आरामदायक जिसको सेडेंटरी लाइफ कहा जाता है, या फिर जो ज्यादा से ज्यादा कुर्सी में बैठकर काम करते हैं उन लोगों को होता है, या फिर जैसे कि कुछ बीमारियां होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, मोटापा होता है, जहाँ पे अपने कमर के इर्द गिर्द चर्बी जमा हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भी हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज। कहीं कहीं जगह पे हेरिडेटरी होता है, खानदान में अगर किसी को हो, अपने पिता से, माँ से, या फिर दादा दादी से, तो भी हो सकता है। और फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है तो हो सकता है। हमारी जो खान पान, हम लोग अगर ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में जो मैदा होता है उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि वो जो है वो अपने आंतों में जमा हो जाता है, और फिर उसकी वजह से हमारी पाचन संस्था खराब हो जाती है। तो वो भी एक कारण होता है कि हम लोग क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं, उसके वजह से भी होता है। जिनके शरीर में हलचल बहुत कम होती है, जिसके एक्सरसाइज नहीं होती है, या फिर ज्यादातर बहुत सारे एक्टिविटीज ही नहीं होती है, ऐसे लोगों में भी होता है। तो ये सारे कारण है टाइप 2 डायबिटीज के। दूसरा एक कारण है कि शरीर में पैंक्रियास के थ्रू हार्मोन्स की, इंसुलिन की कमी मात्रा में निर्माण होना, या फिर रिसेप्टर के साथ उसका न जुड़ जाना, या फिर वो जो संस्था है उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाना, यानी कि कुछ तो खराबी हो जाना। तो इस वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज होता है। डायबिटीज टाइप 2 जो डायबिटीज होता है वो ज्यादातर ओल्ड एज में होता है, यानी कि 40 के आसपास जो लोग होते हैं उनको हुआ जाता है। टाइप 1 जो होता है वो टाइप 1, या तो कभी किसी को अगर जन्म से कोई भी डिफेक्ट हो, एंडोक्राइन डिफेक्ट हो, तो उनको हो जाता है, या फिर जिन्होंने अपना डायबिटीज का ठीक से संभाला नहीं है, और उनका पूरा जो सिस्टम है, पैंक्रियास से हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन निर्माण करना और रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाना, वो अगर नहीं बराबर हो रहा है, उसके ऊपर लोड आ गया है, वो नहीं बना रहा है, बनाना ही बंद किया है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो इस स्थिति में उनको भी डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है। लेकिन टाइप 2, जैसे कि मैंने बताया कि जो आरामदायक जीवन शैली है, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी कि यूट्रस में गांठ रहती है, और वो जब पीरियड्स आना बंद होता है उसके बाद उन लोगों को डायबिटीज हो जाती है। और जो ज्यादा मोटे हैं, शरीर में चर्बी ज्यादा अधिक मात्रा में है, ऐसे लोगों को भी हो जाता है। तो क्या होता है, डायबिटीज अगर हम घर पे बैठे हैं, डायबिटीज हमें हो गया, कैसे पता चलेगा कि भाई
अभी हमें डायबिटीज लग रहा है कि डायबिटीज हो चुका है और हमें डॉक्टर के पास जाना है, सलाह लेनी है, कैसे पता चलेगा? एक, बार बार पेशाब होना। दूसरा होता है बार बार पेशाब होना, जो आम तौर पे हम लोग दिन में 2 या 3 बार करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा भी गर्मी ठंडी और मौसम में थोड़ा सा ये इधर उधर हो जाता है। लेकिन जब डायबिटीज हो जाता है तो पेशाब में बहुत बार जाना पड़ता है। रात को उठ के आप 2-3 बार जाओगे, आप काम करते करते जाओगे, तो बहुत सारे बार पेशाब को जाना पड़ता है। बहुत सारी भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, खाना खाने के बाद भी हमें भूख लगती है, बहुत सारी प्यास लगती है। ये जो सारे लक्षण हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज के हैं। टाइप 1 में तो इससे भी टाइप 1 डायबिटीज में ये सारे होते ही है, इसके साथ में इंसान बहुत पतला हो जाता है। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में इतनी जल्दी कोई इंसान पतला नहीं होता है, वो धीरे धीरे उसके ऊपर असर होता है। लेकिन टाइप 1 में बहुत जल्दी इंसान पतला हो जाता है। बढ़ी हुई शुगर की मात्रा से थकान महसूस होती है, वजन होने लगता है। और ये इसलिए होता है कि जो हमारे शरीर में स्टोर किया हुआ जो एनर्जी का स्रोत होता है वो ग्लूकोज होता है, और जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर में इंसुलिन के थ्रू एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। और वो जब यूज नहीं होता है तो वो शरीर में ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है, और जब ग्लूकोज के रूप में वो जमा रहता है तो हमें तकलीफ होने लगती है। पेशाब कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर इन पेशाब करने के बाद वो पेशाब के जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की वजह से अपनी यूरिन गाढ़ी हो जाती है, उसमें और सारे क्षार भी जमा हो जाते हैं, और फिर पेशाब की जगह पे बहुत जल्द से इन्फेक्शन पकड़ जाता है, खुजली होती है, रेडनेस आ जाता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो टाइप 2 डायबिटीज में दिखाई देते हैं। टाइप डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में जब हम यानी कि sorry, ये तरह के टाइप 1 टाइप 2 हो गए। तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज होता है प्रसूति में, जब गर्भवती स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री को उस दौरान डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। तो क्या वो हमेशा के लिए होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चा जन्मने के बाद डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है, तो इसमें उसको डॉक्टर साहब कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है? जो प्रसूता होती है, तो स्त्री गर्भधारण की होती है, उसको कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या ऑटोमेटिकली ये अपने आप ठीक हो जाता है? नहीं, जब वो अगर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उस दौरान उनको ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से दी जाती है। और उसमें ये भी देखा जाता है कि बच्चे के ऊपर उसका कोई असर ना हो। इसके लिए अगर दौरान अगर आपको आयुर्वेदिक दवा हो या फिर एलियोपैथी दवा हो, कोई भी हो, वो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि हाँ, घर में हमारे जो मौजूद मौजूद अभी सोचो, कोई स्त्री गांव में है, आसपास डॉक्टर नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए? तो हमारे घर में हल्दी होती है, आंवला पाउडर होती है, आंवला आंवला पाउडर, हल्दी का मिश्रण हम लेके कंट्रोल कर सकते हैं। खाने के साथ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दालचीनी पाउडर रहती है, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो दालचीनी पाउडर फूड में आप ऐसे डाल के, या फिर दालचीनी की चाय बना के वो पी के आप कंट्रोल कर सकते हो। जामुन है, जामुन के बीज है, करेला है, करेले के
करेला का अचार है, करेले की सब्जी, करेले का जूस, इनमें से किसी भी तरह से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगी कि गर्भवती अगर वो अवस्था में डॉक्टर से सलाह करके ही जो भी करना है करें, और अगर ना कर पाते तो ये इसमें मनीषा जी, जैसे जी मैंने कई बार देखा है कुछ लोग जो जामुन की गुठली का जो चूर्ण है वो पंसारी की हाँ दुकान से लेते हैं, चम्मच, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम में। तो क्या आपका इस पे क्या कथन है, क्या गुठली लेनी चाहिए या चूर्ण लेना चाहिए? देखिए, आपने जैसे गुठली अभी गुठली बताया। अगर हम घर पे सुखा के बनाते तो हमें 100% 100% पता है कि ये असली है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और जो हम मार्केट से खरीदते हैं उसमें क्या होता है कि वो एक तो क्या उसमें मिलावट होती है, दूसरे उसके जो बीज होते हैं वो हर तरह का बीज उसमें मिक्स होता है। जैसे कि एक दोस्त उसमें अगर कोई सड़ा हुआ हो तो वो निकाल के बाहर फेंका नहीं जाता है, वो बस बिल्कुल सुखा लिया, बिल्कुल। सुखा के उसके पाउडर बना लिए और बेच दिया। हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो 100% प्योर होगा। और अगर हम बिल्कुल घर में भी जामुन सुखा के उसकी पाउडर बनाते तो वो 10 गुना अच्छा है, क्योंकि सिर्फ बीज लेने से अच्छा है कि आप पूरा जामुन सुखा के लो। अगर आपको जामुन मिल रहा है मार्केट में तो जामुन बहुत अच्छा सोर्स है, करेला बहुत अच्छा सोर्स है कि आप आपकी जो शुगर लेवल है वो कम करें। मेथी दाना, मेथी दाना अगर रात को भिगो के उसमें सुबह पानी डाल के पी लेते हैं और फिर बचा हुआ मेथी दाना चबा के खाते तो वो भी बहुत अच्छा से हेल्प करता है, उससे भूख भी कम हो जाती है। तो वो भी मदद करता है। और भी है, जी बहुत जी सारी डॉक्टर। हमारी दवाइयाँ है, लेकिन उस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी हम डायबिटीज क्या है वो पहले जान लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। तो डायबिटीज एक बार हमें पता चल गया तो इसके ऊपर डॉक्टर्स कुछ खून के जांच करते हैं। तो आपने शब्द सुने रहेंगे, बहुत जन ने सुने रहेंगे, ये फास्टिंग क्या होता है, फास्टिंग होता है, फिर प्रांडियल पीपी होता है, ये प्रिंडी पीपी क्या होता है, ये ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होता है। तो हम अभी उसको आपको बताते हैं। डायबिटीज है, किसी अगर इंसान को डायबिटीज है तो वो किस तरह से कंफर्म किया जाता है, और वो कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उस टेस्ट में सबसे जो मेन टेस्ट है वो होता है फास्टिंग टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड HbA1c टेस्ट। फास्टिंग में आप सुबह उठकर जो एक्चुअली ये लिवर की मेटाबॉलिज्म होती है जिससे शुगर बढ़ जाती है, तो इट्स कॉल्ड अ फास्टिंग। तो उसकी नॉर्मल मात्रा जो होती है वो होती है 100 के आसपास, 80 से 100 तक नॉर्मल मात्रा रहती है। उसके बाद 100 से 125 जो मात्रा होती है उसको प्री डायबिटीज फेज कहा जाता है, यानी कि आप डायबिटीज होने के कगार पे हो। और अगर 125 से ज्यादा अगर शुगर फास्टिंग में आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपको डायबिटीज यानी कि आपके रक्त में या आपके ब्लड में शुगर की मात्रा है, यानी आपको डायबिटीज है। अगर इस तरह से अगर है, प्री डायबिटीज फेज में अगर आप कंट्रोल करना सीख लेते हो, आप अपने डाइट पे परहेज कर लेते हो, अपने डाइट को कंट्रोल कर लेते हो, तो आप डायबिटीज से मुक्त हो सकते हो। दूसरा होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यहाँ पे आपको ग्लूकोज पाउडर दी जाती है, वो डॉक्टर आपको बुला के, वो घर पे नहीं होती है, वो भी आपको लैब में जाके करनी पड़ती है। तो वहां पे भी आपको खाली पेट जाना पड़ता है, फिर वो ग्लूकोज पाउडर आपको खिलाते हैं और उसके बाद वो तपास होता है, उसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। वो नॉर्मल रहता है 140,
140 mmDL। तो 140 नॉर्मल होता है, 140 से ऊपर अगर हो तो वो होता है प्री डायबिटीज फेस, और 200 के आसपास जब जाता है तो उसको डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद आता है HbA1c। A1c ये भी लैब में हो किया जाता है। A1c इसलिए किया जाता है कि पिछले 3 महीने में आपका शुगर का स्तर क्या था ये देखा जाता है। आपने कि आपका जो पीक पॉइंट होता है, वो पीक पॉइंट के ऊपर कि 3 महीने में कितनी बार आपका पीक पॉइंट शुगर ज्यादा हो चुकी है, उससे पता चलता है। और उसका जो अनुमान निकालते हैं, उससे पता चलता है कि आपका डायबिटीज फेस क्या है। 5 से 7 तक परसेंटेज में होता है। 5 से 7 जो होता है वो नॉर्मल होता है, और 5 से 7 से नीचे भी नॉर्मल ही है। 5 से 7 तक नॉर्मल होता है, और 5.7 से लेके 6.4 तक प्री डायबिटीज फेज आता है। वही जो आप डायबिटीज की कगार पे है वो फेज होता है। और 6.5 और उससे ज्यादा होता है तो कंफर्म है कि इंसान को डायबिटीज है। तो ये रहा डायबिटीज का जो खून का जांच होता है उसका अनुमान। ये नॉर्मल लेवल पे हर किसी का किया जाता है। और जब आप घर पे या फिर कहीं पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और आप डॉक्टर अगर तपास करता है और बोल देता है भाई साहब आपकी शुगर तो 160 थी, तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 160 यानी कि कितनी ज्यादा है कितनी कम है। इसके लिए ये सब बताया गया है। तो अब हम चलते हैं। लक्षण तो मैंने आपको बता दिए थे, फिर भी फिर से एक बार बताती हूँ कि पॉलीयूरिया होता है, यानी कि पेशाब बार बार जाना होता है। किडनी का फिल्ट्रेशन जो होता है उसका लोड बढ़ जाता है। किडनी का जो किडनी में यूरिन जमा होती है उसमें भी वो ग्लूकोज ज्यादा स्तर में रहता है, तो फिल्ट्रेशन में वो पूरा यूरिन और उसका बाकी का जो सब है मिनरल्स वगैरह वो सब बाहर निकाला जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब पॉलीयूरिया होता है तो हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़े, या फिर बार बार पेशाब जाने की वजह से बार बार पेशाब आपको इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बार बार पेशाब करते हो तो बीच बीच में आपको पानी पीना चाहिए। पेशाब की जगह साफ रखनी चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। आप जब जब पेशाब के लिए जाते हो तब तब आपको पेशाब की जगह साफ रखनी है। फिर होता है पॉलीडिप्सिया, यानी कि वो भूख लगना। भूख लगना इस बात पे निर्भर होता है कि आप क्या खाते हो। अगर आप ज्यादा कार्ब्स लेते हैं तो आपको बार बार भूख लगती है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के हिसाब से उन्होंने बताया दिया है कि क्या खाना है, किस तरह खाना है और कब खाना है। तो 50 से 60% आपके थाली में कार्ब होना चाहिए, 20% फैट होना चाहिए, और 10 से 20% प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप खाने में फाइबर लेते हो या फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड कम करके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड लेते हो, खाना लेते हो, तो हाई ग्लाइसेमिक्स का मतलब होता है जो चीज खाने से खून में धीरे 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 रक्त ब्लड में वो शुगर का स्त्राव जो होता है वो धीरे धीरे आता है। और हाई ग्लाइसेमिक्स में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खा ले
फटाक से उसमें एक से एक कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च निकलता है और फिर स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वापस हमें भूख लगती है। तो हमें देखना चाहिए कि हम खाते वक्त हम क्या खा रहे हैं। और उसके बाद इन्फेक्शन भी मैंने बताया, त्वचा सूखी हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, पानी शरीर के बाहर फेंका जाता है यूरिन के थ्रू, तो त्वचा में जो एक नमी रहती है वो नमी कम हो जाती है, और नमी कम हुई होने की वजह से त्वचा सूखी हो जाती है। त्वचा सूखी हो जाती है तो फिर हमें इन्फेक्शन पकड़ लेता है, खुजली हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छे तरह से पानी पी लें और अपनी त्वचा का ध्यान रखें। जैसे कि हम कुछ ऑइलमेंट वगैरह उसके ऊपर डालें ताकि धूप और गर्मी से उसको ज्यादा तकलीफ ना हो, और त्वचा की जो नमी हम खो देते हैं वो नमी खोई ना जाए। जख्म जल्दी भरी नहीं जाती है। अगर किसी को जख्म हो जाती है, खरोच वगैरह आ जाते हैं, कोई घाव हो जाता है, वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में हमें उस घाव घाव ना हो, अगर अगर घाव होता भी है तो उसको अच्छा से ड्रेसिंग करके हर दिन उसकी केयर करें और उसको साफ सुथरा रखें। और ज्यादा से ज्यादा ये देखें कि हमें घाव होना ही नहीं चाहिए। आंखों में धुंधलापन आ जाता है, आंखों के सामने धुंधले धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ये हमारे शरीर में, हमारे रक्त में शर्करा का बढ़ना होता है, खून में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा होती है। उसकी वजह से हमें हमारी जो आंखों की जो नसें हैं उनके ऊपर पर्दा सा आ जाता है और हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। बहुत से प्रकार की न्यूरोपैथीज होती है, जैसे कि आंखों में रेटाइना जो होता है, यानी कि वो जो बीच वाला जो रेटिना होता है उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। उसमें खराबी, उसके नर्व डैमेज होने लगते हैं। डायबिटीज की वजह से धीरे 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 नर्व डैमेज हो जाती है, हर तरह की नर्व। तो रेटिनोपैथी होती है। फिर बहुत सारे तरह की जैसे कि पैरों पैरों में नमनेस आ जाती है, जैसे कि पैरों के जलन होना, उंगलियों में जलन होना, नमनेस होना, वो पैरों में ज्यादा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि ग्रेविटी की वजह से हमारे पैरों में ज्यादा से ज्यादा शुगर जमा हो जाती है, और इसके लिए पैर, उंगलियां वो जो होते हैं उन पे अफेक्ट ज्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने पैरों की देखभाल ज्यादा अच्छे से करें। चप्पल से ज्यादा होता है कि आप शूज यूज करें, ताकि आपके पैरों में किसी तरह की ईजा न हो या जख्म न हो। या फिर जो पैरों में नमी होती है, या फिर पैरों में जो झुंझलाहट होने लगती है, या फिर पैरों में जो जलन होती है, कांटे के जैसे थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, चुभना होता है वो, दुख दुखना नहीं होता है लेकिन चुभना होता है जलन के साथ। तो वो अगर हो जाता है तो समझ लेना कि थोड़ा सा बहुत अभी अब कंट्रोल करना है, शुगर बढ़ चुकी है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारी कोशिकाएं होती है, जो वेन्स होती है, उनके अंदर वसा जमा हो जाता है, यानी कि मेद जमा हो जाता है, और वो नैरो होने लगती है। तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक वगैरह होते हैं। सेरिब्रोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाए सेरिब्रोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कभी स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी जो डायबिटीज है उसकी देखभाल ठीक से करनी होती है, और करनी चाहिए। अगर हम इसको ढीला ले तो ये खतरनाक है, अगर हम इसको प्यार से संभाले तो ये बहुत हमें अच्छा से जीने देती है। सिर्फ हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, और हमारी बॉडी हमसे बात करती है।
हमें उन साइन्स को और सिम्पटम्स को समझ लेना है कि वो क्या बोल रहे हैं। थोड़ा ध्यान अपने ऊपर देंगे, सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं।